हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल द कोच एकेडमी। आज हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, जो कि क्लास 12 का है, काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि फिजिक्स का सेकंड बुक में आता है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत इसी चैप्टर से होती है हमारे एनसीईआरटी में, तो इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं बोर्ड्स के लिए। तो जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनके थ्रू हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए बिना किसी वक्त को बर्बाद करते हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ रेडिएशन इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव सरफेस द स्लोप ऑफ द कर्व इज। ठीक है, तो मोटा मोटी सवाल ये है कि हमको एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, एक ग्राफ दिया गया है जिसमें क्या क्या, क्या दिखा रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका वेरिएशन हम लोग को दिखाया है। क्या दिखाया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन कुछ इस तरीके से दिखाया है। तो हमको इसी कर्व का स्लोप पता करना है। ठीक है, स्लोप यानी कि एम पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सा अगर ये स्ट्रेट लाइन दिया गया है तो इसका कर्व क्या हो सकता है? अरे इस कर्व का इक्वेशन क्या हो जाता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है? y एक्सिस पे k मैक्स प्लॉट किया गया है और x एक्सिस पे क्या प्लॉट किया गया है? न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी प्लॉट की गई है और c हमारा क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। तो तुम लोग को एक बात बताओ, तुम लोग क्लास में एक इक्वेशन पढ़े होगे, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पढ़े होगे। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब एक बात बताओ, अगर इसमें तुम लोग क्या पढ़े थे? आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में क्या पढ़े थे कि जितनी हम लोग एनर्जी देते हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज होती है। एक होता है हमारा वर्क फंक्शन फाई में, और जो दूसरी होती है वो काइनेटिक एनर्जी, हाँ है ना, वो काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट होती है। ठीक है, वेस्ट नहीं कहेंगे उसको। तो जो हम एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी उस रेडिएशन, उस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे डालते हैं, तो क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन उस मेटल सरफेस से बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी यूज होता है, यानी कि ये क्या है हमारे पास? वर्क फंक्शन। ये क्या है हमारे पास? वर्क फंक्शन। और ये क्या है हमारे पास? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि बाहर निकल गया। ठीक है, अगर हम लोग किसी भी फोटो सेंसिटिव सरफेस के ऊपर वो चीज हम लोग एनर्जी को अगर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है? बाहर निकलता है पहले उसके सरफेस से, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। और जो बाकी बची हुई एनर्जी होती है वो कहाँ पे यूज होती है? वो यूटिलाइज होती है उसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो अब हमको हम जरा इस इक्वेशन को y इक्वल टू mx के फॉर्मेट में डालते हैं, तो k मैक्स कहाँ पे होगा? y एक्सिस पे। तो k मैक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? k मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाई। यहाँ पे k मैक्स हमारे पास क्या आ गया? y एक्सिस पे, और h न्यू हमारे पास ये आ गया हमारे पास mx, और हमारा जो इंटरसेप्ट है प्लस c क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस फाई के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका अंदाजा क्या लगा पा रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्या बोल पा रहा हूँ? यहाँ से मैं ये बोल पा रहा हूँ कि इसका जो m है, इसको कंपेयर करो जरा इस इक्वेशन को, तो इसका जो स्लोप है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर कंपेयर करोगे तो इस इक्वेशन का स्लोप कितना आएगा? ये जो इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखा हूँ, इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप आएगा तुम्हारे पास h के बराबर। तो देखो कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं दिख रहा है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर। ठीक है, तो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट मेजर्ड इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट फॉर अ मेटल सरफेस इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द। इस बार हम लोग किसमें दिया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, जो इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसमें हम लोग को ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो लेट एम बी द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन। तो जो भी स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, तो एम क्या है? उसका स्लोप है। देन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट। तो एक बात बताओ सिंपली, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो किसके बराबर होती है? उसकी वैल्यू हम लोग किस किस तरीके से निकालते हैं? ई वी नॉट से निकालते हैं। यहाँ पे वी नॉट हमारे पास क्या होता है? स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम लोग एक बार तो उसी सेम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एच न्यू इज इक्वल टू फाई, एच न्यू इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है? वी नॉट वर्सेस वी नॉट वर्सेस न्यू में। तो हम लोग का वाई एक्सिस पे क्या रहेगा? न्यू नॉट, वी नॉट, और न्यू हमारे कहाँ रहेगा? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस इक्वेशन को वाई इज इक्वल टू एम एक्स के ऊपर लेके आते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाइव। अब हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस
फाई, ठीक है। तो यहाँ से वी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया, एच बाई ई न्यू माइनस फाई बाई ई। अब तुमको एक बात बताओ, ग्राफ किसके किसके बीच प्लॉट हुआ है, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी न्यू के ऊपर। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन मिल गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का हमको इक्वेशन मिल गया। अरे हाँ या ना, यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि ये क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन मिला है। तो यहाँ पे मैंने जो सवाल में ये बोला कि m क्या है उसका, m उसका स्लोप है। तो यहाँ पे इस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करने पे इसका स्लोप कितना आ रहा है, m इज इक्वल टू एच बाई ई आ रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ही तो होता है। तो ई इज इक्वल टू एच बाई एम। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिख पा रहा है, एच बाई एम। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे हमसे ये कह रहा है कि लेट लेमडा E, lambda P and lambda D with the wavelength associated with electron, proton and a neutron, all moving with same speed. Then the correct relation between them. तो ये जो lambda E है क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ है, lambda P हमारा प्रोटॉन का वेवलेंथ और lambda D हमारा किसका है, न्यूट्रॉन का वेवलेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि इसका वेवलेंथ हमको दे दिया गया है। अब ये सारे के सारे जो भी पार्टिकल्स है वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं, ऑल मूविंग विद द सेम स्पीड। देन द करेक्ट रिलेशन बिटवीन देम, ठीक है, इनके बीच का करेक्ट रिलेशन हम लोग को निकालना है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, किसका कम होगा, ये सारी चीजें निकालनी है। तो एक बात बताओ, तुम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़े होगे, तो लेमडा इज इक्वल टू वहां पे क्या होता है, एच अपॉन पी के बराबर होता है, और पी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू एम वी, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब ये जो तीनों पार्टिकल है ना, ये जो तीनों पार्टिकल हैं उनकी स्पीड सेम है, उनकी स्पीड क्या है, सेम है। तो तुम यहां से क्या बता सकते, अब देखो यहाँ पे अगर स्पीड सेम है, एच कांस्टेंट है, तो जो भी उसका वेवलेंथ है वो अब किसके ऊपर डिपेंड है, वो जो भी पार्टिकल का वेवलेंथ है अब उसके मास के ऊपर डिपेंड है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो लेमडा है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स, ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर। नाउ अब हम लोग मास को कंपेयर करेंगे, तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है, वो एकदम लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट यानी कि हल्का होता है, ठीक है। और प्रोटॉन क्या होता है, जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से हल्का होता है, मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन, इसके बारे में भी तुम लोग को आइडिया होना चाहिए। ड्यूट्रॉन क्या होता है प्रोटॉन से भी तुम्हारा भारी होता है, ठीक है। जो ड्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मिला करके बनाएंगे तो क्या प्रोटॉन से भी भारी होगा। तो एक बात बताओ, लेमडा किसके प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तुम यहाँ से क्या कह सकते हो, जिसका मास ज्यादा उसका लेमडा कम। तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, सबसे कम है, यानी कि लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होगा। तो देखो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पे सबसे ज्यादा दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अब उसी तरीके से लेमडा ऑफ ड्यूट्रॉन की बात करते हैं, ड्यूट्रॉन क्या है, सबसे भारी है। तो अगर नीचे सबसे भारी रहेगा तो ये लेमडा क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो इसीलिए लेमडा ऑफ डी सबसे छोटा होगा, और बीच में क्या बचा, लेमडा ऑफ पी। तो तुम्हारे पास ये करेक्ट रिलेशन आ जाता है। देखो कहीं दिखाई दे रहा है लेमडा डी, लेमडा पी, लेमडा, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इस सवाल के ऊपर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम विद डी ब्रोगली एसोसिएटेड विद इट। तो सिंपल सा एक बात बताओ, तुमको वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है, मोमेंटम, और एक्स एक्सिस पे दिया गया है लेमडा। तो तुम लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़ते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़ते हो। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा तुम निकाल सकते हो। यहाँ से पी जो मोमेंटम होगा वो लेमडा किस तरीके से वेरी होगा, यानी कि पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेमडा। इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा, अगर लेमडा बढ़ेगा तो मोमेंटम कम होगा। उसी तरीके से ये किसका बनता है, ये हाइपरबोला का जनरल इक्वेशन टाइप का बन रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, 1 बाई लेमडा के ऊपर। तो 1 बाई लेमडा ये क्या मतलब कि अगर जैसे जैसे लेमडा हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे पी क्या होगा, रैपिडली कम होता है। अगर लेमडा बहुत छोटा है तो पी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और लेमडा बढ़ती जाती है तो पी कम होता जाता है। तो क्या बनेगा तुम्हारा ग्राफ किस तरीके का होगा, स्मूथ कर्व होगा, हाइपरबोला जैसा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कैसा होगा, स्मूथ कर्व होगा, कैसे, हाइपरबोला। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए देखोगे तो ये लेमडा बढ़ रहा है तो पी भी बढ़ रहा है, तो ये तो नहीं होने वाला है। ये लेमडा डिक्रीज कर रहा है, लेकिन कैसा डिक्रीज कर रहा है, कैसे कर रहा है, स्ट्रेट लाइन से डिक्रीज कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेमडा नंबर ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी हमारा रिलेशन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है, हाइपरबोला वाला कर्व दिख रहा है तुमको, हाइपरबोला वाला कर्व दिख रहा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, डिक्रीजिंग हाइपरबोला है, ठीक है, डिक्रीजिंग हाइपरबोला है। यानी कि अगर लेमडा कम है तो मोमेंटम ज्यादा है, और लेमडा अगर ज्यादा है तो मोमेंटम हमारा कम है, ठीक है। देख पा रहे हो यहाँ से ये चीज देख पा रहे हो कि लेमडा अगर कम है तो मोमेंटम ज्यादा है, और लेमडा अगर ज्यादा है तो मोमेंटम हमारा कम है, ठीक है।
आगे अगर तुमने ऑप्शन नंबर सी सोचा क्योंकि पी कम होता है तो तुम सिर्फ ट्रेंड देख रहे हो, रिलेशन का नेचर नहीं। फिजिक्स में डायरेक्शन से ज्यादा रिलेशन मैटर करता है, ये हैबिट सुधार लेना अपने एग्जाम से पहले, ठीक है। अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 न्यू नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज केप्ट कांस्टेंट। देखो क्या कह रहा है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखी है और इंटेंसिटी को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो फोटो करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सवाल में गिवन है। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 1.5 न्यू नॉट, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू नॉट। तो देखो यहां से तुम देख पा रहे हो क्लियरली कि 1.5 न्यू नॉट वो बड़ा है किससे, न्यू नॉट से। तो यानी कि अगर यहाँ पे इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी तुम्हारे फोटो सेंसिटिव मटेरियल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटो इमिशन ऑलरेडी होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन ऑलरेडी होगा। इस पॉइंट पर अगर कोई डाउट आ रहा है तो तुम कॉन्सेप्ट तुम्हारा गड़बड़ है, तो इस पॉइंट पे तुमको डाउट नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो जो फ्रीक्वेंसी का रोल होता है, फ्रीक्वेंसी का रोल थोड़ा हम लोग समझते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या रोल होता है, फ्रीक्वेंसी ये डिसाइड करती है कि इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या नहीं, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या नहीं। तो हम लोग ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन तो एमिट हो रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का रोल कहां पे आता है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। और जो तुम्हारा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी का रोल देखते हैं। इंटेंसिटी का रोल, इंटेंसिटी का रोल क्या होता है कि इंटेंसिटी डिसाइड करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एमिट होंगे पर सेकंड, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे पर सेकंड, यानी कि फोटो करंट। फोटो करंट जैसे जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेंगे, तो तुम्हारा करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा ही। यहाँ वो क्या बोला है सवाल में कि इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ेंगे, फोटॉन्स की नंबर पर सेकंड बढ़ेगी। तो अगर फोटॉन्स की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स की नंबर बढ़ेगी। अगर ध्यान से देखो कि अगर हम लोग इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा, और अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा तो तुम्हारे पास जो फोटो करंट होता है, जो फोटो करंट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन असर्शन रीजन का सवाल है, तो मैं कल ही पिछले लेक्चर में बताया था कि असर्शन रीजन का सवाल करना है तो तुम क्या करो कि असर्शन के बाद तुम एक बिकॉज लिख लो, असर्शन के बाद बिकॉज लिख लो और इन सबको एक लाइन में पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं कि इन प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑल एमिटेड इलेक्ट्रॉन डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन अ photosensitive surface consists of different wavelength, the energy of emitted photoelectron by absorbing photons of different wavelength shall be different। अब थोड़ा इसको बहुत ज्यादा लंबा हो गया तो इसको थोड़ा आराम से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग असर्शन को समझते हैं, ठीक है। असर्शन क्या बोल रहे हैं कि मोनोक्रोमेटिक, ध्यान से देखो यहाँ क्या बोला है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने पर, ठीक है। जब हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने पर भी सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑल इमिटेड डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करने पर भी सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं होती। अब ये सही है, ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ट्रू है। इसका रीजन मैं बताता हूं क्यों, ठीक है। रीजन क्या होता है इसका, जो असर्शन है उसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सब सरफेस से सेम डेप्थ से नहीं निकलते। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा सरफेस है, ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन यहां से आया। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन सरफेस पे था तो क्या करेगा, वो फटाक से निकल जाएगा। अब मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन आया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये थोड़ी गहराई पे है, ठीक है, ये इतना गहराई पे है, तो अब इसको इस गहराई से सरफेस पे आने में थोड़ा एनर्जी लूज करेगा, अरे हाँ है ना, थोड़ा एनर्जी लूज करेगा, इसमें किसी को दिक्कत। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है जो कि थोड़ी डेप्थ पे है, वो क्या करेगा, इस मेटल के सरफेस पे आने के लिए थोड़ी एनर्जी लूज करेगा, और वो एनर्जी कहां से आ रहा है, इसी इंसिडेंट रेडिएशन से, तो वो थोड़ी एनर्जी यहां लूज करेगा, और जो बची हुई एनर्जी होगी वो किसमें यूज कर लेगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो ऐसा होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन सरफेस के बिल्कुल पास से निकलते हैं, ठीक है, तो जो पास से निकलते हैं उनकी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उनकी क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और कुछ इलेक्ट्रॉन अंदर से आते हैं तो बाहर आने से पहले एनर्जी लूज कर देते हैं, तो इसीलिए सेम फ्रीक्वेंसी यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ भी इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है, ठीक है, एक वैल्यू नहीं होती है। अब तुम्हारा रीजन क्या बोल रहा है कि if radiation falling on a photosensitive consists of different wavelength, the energy of emitted photoelectron by absorbing photons of different wavelength shall be different।
अब ये भी रीजन एकदम करेक्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर इंसिडेंट रेडिएशन में डिफरेंट वेवलेंथ हो, जैसे कि हम बहुत सारे अलग अलग वेवलेंथ के लाइट यूज करें, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग होगी, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका थोड़ा रीजन समझते हैं। क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंट वेवलेंथ होगी, डिफरेंट लेमडा होगा, तो तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंट फोटोन की एनर्जी होगी। फोटोन की एनर्जी क्या होगी, वो भी अलग अलग होगी, तो इसीलिए क्या होगा तुम्हारे पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी आएगा। ठीक है, इतना समझ में कि अगर लेमडा अलग अलग होगा तो तुम्हारे पास इंसिडेंट के एनर्जी की इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होगी, और इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी अलग अलग होगी, तो तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी भी अलग होगी। तो इसमें कोई गलती नहीं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि जो ये तुम्हारा रीजन है वो तुम्हारे असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन में क्या बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस की बात कर रहा है। ठीक है, और रीजन क्या है तुम्हारा कि यहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ के केस की बात कर रहा है, तो इसीलिए तुम्हारा दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली सही है अपने अपने जगह पे, पर रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन आता है कि असर्शन बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ये तुम्हारे पास आंसर हो जाएगा। तो अगर कहीं भी ये ऑप्शन दिखे तो उसको टिक मार्क कर लेना। ठीक है, अब अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ potential v, prove that after acceleration the de Broglie wavelength associated with electron is proportional to 1 by under root v। ठीक है, ये सवाल बोला है। अब ये जो है वो स्टैंडर्ड बोर्ड लेवल डेरिवेशन है, तो अगर इसमें अटकते हो तो प्रॉब्लम अलजेब्रा की नहीं है, सीक्वेंस की है, तो स्टेप मिस मत करना। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्ट से इलेक्ट्रॉन रेस्ट से पोटेंशियल v से एक्सेलरेट कराया जाता है। ठीक है, तो उसके पास थोड़ी बहुत क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी वो गेन कर लेता है। अब सबसे पहली बात कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है तुम्हारे पास हाफ एम वी स्क्वायर। अब उसको पोटेंशियल v से क्या किया जा रहा है, पोटेंशियल v से उसको एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी बन जाएगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितने बन जाएगी, ev के बराबर बन जाएगी। अरे हाँ या ना, और काइनेट ev किसके बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ से थोड़ी वेलोसिटी का वो निकाल लो, रिलेशन निकाल लो, तो तुम्हारे पास आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ev अपॉन m। ठीक है, तो यहां से v इज इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, अंडर रूट 2ev अपॉन स्मॉल m, 2e कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ का तुम फॉर्मूला बताओ। तो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू h बाई पी होता है। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, h बाई पी। ठीक है, तो अब p इज इक्वल टू क्या होता है, एम बी, तो h अपॉन एम वी। अब v का इक्वेशन तुम यहां से निकाल लियो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो इक्वेशन 1 में जो भी तुम निकाले हो उसको क्या करो, उसको यहां पर पुट कर दो। तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m अंडर रूट 2e कैपिटल V अपॉन स्मॉल m। तो यहां से तुम सारी चीजों को प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे, तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि जो लेमडा है 1 अपॉन रूट V पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेमडा जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, तो अंडर रूट 2m e v। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो तुम्हारा लेमडा है वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन अंडर रूट V के ऊपर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा डेरिवेशन हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो लेमडा है कि वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, 1 बाई रूट वी के, और यही हमको प्रूव करना था। क्या, प्रूव दैट एक्सेलरेशन दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट वी। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लिए, जो लेमडा है 1 बाई रूट वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल उसी जो हम लोग अभी डेरिवेशन किए हैं कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट वी, उसी के ऊपर ये है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस v। ठीक है, तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ फंक्शन ऑफ v। तो लेमडा और v के रिलेशन में एक ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो आओ थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने तुम लोग को बताया कि लेमडा और v का रिलेशन क्या होता है, कि लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट वी। तो देखो तुम अगर यहाँ पे दो तरीके के ग्राफ तुमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं उस सवाल का जवाब यहीं पे दे दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस आ गया और ये तुम्हारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, इसका मैं एक और कॉपी का बना लेता हूँ।
ठीक है। तो देखो तुमको दो तरीके से चीजें पूछी जा सकती हैं। पहले बोलेगा कि तुम लेमडा और वन बाई रूट वी में ग्राफ प्लॉट करो। तो अगर लेमडा और वन बाई रूट वी में तुमसे पूछेगा, लेमडा और वन बाई रूट वी में तुमसे पूछेगा, तो तुम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे। ठीक है, डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बना, क्यों? क्योंकि लेमडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट वी है। तो यहाँ पे अगर लेमडा और वन बाई रूट वी में तुमसे अगर बोलेगा तो तुम डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे। लेकिन हमसे देखो ध्यान से क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि तुम क्या करो कि लेमडा और वी में ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है, तो लेमडा और वी में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ध्यान से देखो, तो ये किस तरीके का तुमको फंक्शन दिख रहा है, ये तुमको किस तरीके का फंक्शन दिख रहा है कि अगर v बढ़ेगा, अगर v बढ़ेगा तो अंडर रूट v भी बढ़ेगा। तो पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ेगी, अगर तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो इनवर्स स्क्वायर रूट टाइप का है। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूट का। तो ग्राफ का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, तुम एग्जाम में किस तरीके से बनाओगे कि लेमडा और वी में एक स्मूथ डिक्रीजिंग कर्व होता है, जो इनिशियली क्या होगा, थोड़ा स्टीप होगा और बाद में धीरे धीरे फ्लैट होता जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन करके नहीं करना है कि देखो जैसे यहाँ पे अगर तुम्हारे पास, अगर इसको वी बोल रहे हो और यहाँ पे तुम लेमडा बना रहे हो, लेमडा और वी में तुम ग्राफ प्लॉट कर रहे हो, तो तुमको सबसे पहले ये चीज देखनी होगी। ठीक है, तो अगर लेमडा और वी में तुम ग्राफ प्लॉट करोगे तो देखो, अगर वी तुम्हारा बहुत ज्यादा कम है तो लेमडा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, और अगर लेमडा वी तुम्हारा बहुत ज्यादा है तो लेमडा तुम्हारा बहुत कम होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा तुम्हारे पास। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसके ग्राफ में उस तरीके से कुछ बना दे रहा हूँ अच्छे से, इस तरीके से स्मूथ करवाएगा। ठीक है, तुम्हारे पास इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना। ये तुम्हारा एकदम स्मूथ करवाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एनर्जी अक्वायर्ड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 400 वोल्ट। तो यहाँ पे हमको V दे दिया गया है, V की जो वैल्यू है वो कितनी दे दी गई है, 400 वोल्ट दे दी गई है। तो अभी मैंने तुम लोग को एक रिलेशन निकाल करके दिया कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन टू रूट टू एम ई वी। तो लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन अंडर रूट टू एम ई वी। अब तुमको H की वैल्यू पता है, H की वैल्यू कितनी होती है, H की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 to the power माइनस 34। ठीक है, इंटू 10 to the power माइनस 34। ठीक है, M की वैल्यू पता है, M की भी वैल्यू तुमको पता है, E की भी वैल्यू तुमको पता है। तो ये सारी चीज की वैल्यू इसमें रखोगे तो तुमको एक इलेक्ट्रॉन का, अगर उसको हम लोग पोटेंशियल V से एक्सेलरेट करा रहे हैं तो उसका लेमडा मिल जाएगा। नहीं तो तुम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन का शॉर्टकट यूज कर सकते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन शॉर्टकट यूज करो, जो कि एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है, और वो होता है तुम्हारा लेमडा। अगर एंगस्ट्रॉम में चाहिए तुमको तो वो होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। इन तुम सारी H की वैल्यू, M की वैल्यू, E की रखोगे तो तुमको 12.27 मिल जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो तुम अंडर रूट V कितना है, अंडर रूट 400, तो ये 12.27 अपॉन अंडर रूट 400, V की डायरेक्ट वैल्यू रखो 400, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 12.27 अपॉन अंडर रूट 400 करोगे तो ये 20 आ जाएगा। तो यहाँ से तुम्हारे पास लेमडा जो आता है, लेमडा वो आ जाएगा अप्रोक्स 0.61 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ठीक है, तो ये तुम कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग को कुछ आंसर, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनको उनका रीजन एक्सप्लेन करना है। तो मैं हर रीजन तुमको समझा दे रहा हूँ, तुम समझ करके ऐसे ही तुम इंग्लिश में लिख करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, तो आओ इसका हम लोग रीजन समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो बोल रहा है कि all the photo electron do not eject with same kinetic energy when monochromatic light is incident on a metal surface। तो ये अभी मैंने कुछ सवाल पहले तुमको समझाया था, असर्शन रीजन में मैंने तुम लोगों को समझाया था कि जैसे कि अगर हम लोग मेटल का जो सरफेस है वो मतलब मैंने अभी असर्शन रीजन में क्या समझाया था, जो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम काइनेटिक एनर्जी के नहीं होते हैं। जब अगर हम लोग उनके ऊपर मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, फिर भी उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती है। क्यों? इसका रीजन मैंने बताया था तुम लोग को कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस के डिफरेंट डेप्थ पे होते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट में फोटोन एनर्जी सेम होती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक अगर लाइट है तो उसके पास फोटोन एनर्जी सेम है, लेकिन लेकिन जो इलेक्ट्रॉन सरफेस के पास होते हैं वो कम एनर्जी लूज करके निकलते हैं। तो इसीलिए कम एनर्जी लूज करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और जो इलेक्ट्रॉन अंदर से निकलते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि जो इलेक्ट्रॉन्स
अंदर से आते हैं उनको उनको बाहर आने में थोड़ी एनर्जी लूज करनी पड़ती है, तो इसीलिए उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए जो एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, सिर्फ एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है। अब दूसरा क्या बोल रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर बी, द सैचुरेशन करंट इन केस ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है। तो सैचुरेशन करंट मैंने बताया था किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है जो तुम्हारे पास सैचुरेशन करंट होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है, वो पर सेकेंड पे। और इंटेंसिटी बढ़ाने से तुम्हारे पास क्या आता है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन्स की नंबर पर सेकेंड बढ़ती है, हाँ ना, फोटॉन्स क्या होगा, फोटॉन्स की नंबर पर सेकेंड बढ़ेगी। और अगर ज्यादा फोटॉन्स हैं, ज्यादा फोटॉन्स हैं, ज्यादा फोटॉन्स हैं, इसका मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर नंबर ऑफ एमिटेड पर सेकंड ज्यादा होगा तो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होगा। तो इसीलिए इंटेंसिटी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट बदल जाता है इवनली थ्रू फ्रीक्वेंसी तुम्हारी सेम है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर सी, इफ one goes on increasing the wavelength of incident light on a metal surface keeping its intensity constant, emission of photoelectron stops at certain wavelength for this metal। अब जैसे इसमें ये बोल रहा है कि अगर हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करके वेवलेंथ अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो निकलना बंद हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग को पता होती है कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है, फोटोन के पास एनर्जी कितनी होती है, फोटोन एनर्जी E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है, हाँ या ना, एच सी बाई लेमडा होता है। तो जब हम लेमडा बढ़ाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। जब हम लोग वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो क्या होता है, फोटोन की एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर फोटोन एनर्जी के जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर जो फोटोन एनर्जी होती है वो मेटल के वर्क फंक्शन के बराबर हो जाती है, हाँ या ना। जैसे जैसे हम लोग मान लो कि हमारे पास लेमडा है कुछ, तो लेमडा बहुत कम है, ठीक है, तो एनर्जी हमारी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो एनर्जी अगर ज्यादा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लेमडा बढ़ा रहा हूँ, लेमडा को क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ये बहुत ज्यादा एनर्जी एक समय ऐसा आएगा कि वो जो एनर्जी है वर्क फंक्शन के बराबर हो जाएगी, है। अगर हम उसके आगे लेमडा वापस से बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो एनर्जी होगा वो और कम होकर के वर्क फंक्शन से भी क्या होगा, कम हो जाएगा, हाँ ना। जो हमारी फोटोन की एनर्जी होगी वो वर्क फंक्शन से भी कम हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारी फोटोन एनर्जी वर्क फंक्शन से कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हो पाएंगे, चाहे इंटेंसिटी कितनी भी हो। और जिस वेवलेंथ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। जब हमारा एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए जिस वेवलेंथ पे, उसी वेवलेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें किसी अरे सॉरी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। अब अगले सवाल के ऊपर आते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तुम्हारे पास फाई की वैल्यू दे दी गई है कितनी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बोल रहा है कि तुम इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो। तो तुम लोग को पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो तुम फाई को क्या लिख सकते हो, एच न्यू नॉट लिख सकते हो, अरे हाँ या ना, फाई को क्या लिख सकते हो, एच न्यू नॉट। तो सबसे पहले सवाल में इसको चेंज करने से पहले, मतलब यूज करने से पहले तुम क्या करोगे, इस जो तुम्हारा वर्क फंक्शन है इसको जूल में लिखो। तो एक जूल में, अरे सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारी एनर्जी कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तुम्हारी एनर्जी कितनी होगी, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। और इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये तुम्हारी अप्रोक्स आएगी 3.424 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, ये तुम्हारे पास आ गया वर्क फंक्शन। और तुमको क्या निकालना है, न्यू नॉट निकालना है। तो न्यू नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाई प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ या ना। तो यहाँ से तुम वर्क फंक्शन की वैल्यू रखो 3.424 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन एच कितना है, एच हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, जूल सेकेंड। तो इसको तुम इसका न्यू नॉट निकालोगे, ये तुम्हारे पास जूल है और ये तुम्हारे पास हो जाता है जूल सेकेंड, जूल से जूल कट जाएगा, ये सेकेंड इनवर्स आ जाएगा और उसी को हम लोग 1/t तुम्हारी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ से तुम न्यू नॉट की वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रॉक्स आती है 5.16 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं।
तो अगला सवाल ये बोल रहा है कि लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल ऑफ वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज अबाउट। तो देखो तुम्हारे पास सवाल में क्या क्या दिया गया है, ठीक है, सवाल में क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले ये चीज देखो, ठीक है। सवाल में तुम्हारे पास क्या क्या दिया गया है, ये चीज पहले देखते हैं कि लाइट की फ्रीक्वेंसी दी गई है, लाइट की क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो फ्रीक्वेंसी है 6.4 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज। और तुम्हारे पास वर्क फंक्शन फाई कितना दिया गया है, ये दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब तुम्हारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, यानी कि ये वर्क फंक्शन ही है तुम्हारा, प्लस का काइनेटिक एनर्जी। तो तुम काइनेटिक एनर्जी यहां से निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस का फाई, हाँ या ना, एच न्यू माइनस का फाई। तो सबसे पहले तुम फाई कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे, फाई कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो फाई तुम्हारे पास दिया गया है और एच न्यू कैलकुलेट करो, सॉरी, एच न्यू तुम यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो एच न्यू कितना होता है 6.63 इंटू 10 to the power -34 जूल सेकेंड इंटू, अब न्यू कितना दिया गया है, न्यू कितना दिया गया है, ये हर्ट्ज है, ठीक है। न्यू दिया गया है तुम्हारे पास 6.4 इंटू 10 to the power 14 हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है 1/सेकेंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा और एच न्यू तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, एच न्यू तुम्हारे पास लगभग लगभग आ जाएगा 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाई किसे कर लोगे 1.6 इंटू 10 to the power -19 से डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारे पास एच न्यू की वैल्यू इतनी आ गई। अब तुम क्या करो, तुम इस इक्वेशन में रख दो, तो तुम्हारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है एच न्यू कितना आ गया तुम्हारे पास 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस फाइव तुमको कितना दिया गया है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी आएगी, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 1 जाएगा, 5 बचेगा, तो ये 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो 0.51 कहां दिख रहा है यहाँ पे, अरे हाँ है ना, इतना सबको सबके ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि a beam of high energy photons each of energy E is incident on a metal surface एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। तो एक हाई एनर्जी का फोटोन है जिसके एनर्जी कितनी है, ई है, वो एक मेटल सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अज्यूमिंग दैट द वर्क फंक्शन ऑफ फाई इज नेग्लिजिबल, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल फाई इज नेग्लिजिबल, हम लोग फाई को क्या मान रहे हैं, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड द एनर्जी ऑफ द फोटॉन्स ई, सो इन अ फिगर द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ ई। तो ये चीज तुमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन में तुमसे डेरिवेशन प्लस फिजिकल इंटरप्रिटेशन प्लस ग्राफ ट्रेंड तीनों एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हो तो आंसर अधूरा माना जाएगा। तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी ई है, हाई एनर्जी फोटॉन्स की एनर्जी ई है और वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या है, नेग्लिजिबल माना गया है। इसका मतलब कि जो पूरी एनर्जी है, देखो जैसे तुम यहाँ पे एच न्यू है इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है, तो यहाँ पे वर्क फंक्शन को क्या माना है, निग्लेक्ट माना गया है। तो जो तुम्हारी पूरी एच न्यू एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब तुम एक चीज बताओ कि नॉन रिलेटिविस्टिक केस में तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। इसको थोड़ा मोमेंटम में थोड़ा बनाते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होती है। तो इसमें ऊपर नीचे एम से मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर भी एम से और नीचे भी एम से। तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, एम वी का स्क्वायर बाई 2m बनेगा। अब ये एम बी क्या होता है तुम्हारे पास, मोमेंटम, तो पी स्क्वायर बाई 2m आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से जो पी का रिलेशन आएगा, पी का रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ये चीज तुम्हारा आया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन। ये तुम लोग को क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा। तो जब मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि अभी हम इसका यूज करेंगे। अब तुम एक बात बताओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, तुम लेमडा इज इक्वल टू क्या कहते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी बोलते हो, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी बोलते हो, अरे हाँ या ना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, तुम्हारी फोटोन की एनर्जी के बराबर है, और काइनेटिक एनर्जी को मैं ई लिख सकता हूँ, अरे हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इंसिडेंट एनर्जी फोटोन, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी के बराबर है, तो इसलिए मैं इसको ई बोल दे रहा हूँ। तो यहाँ से तुम पी की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट पी की वैल्यू 2m
काइनेटिक एनर्जी, अरे हाँ ना, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो लेमडा है वो h अपॉन अंडर रूट 2m ई के बराबर है। अरे हाँ है ना, तो क्या तुमको मिल गया कि लेमडा और तुम्हारा एनर्जी के बीच रिलेशन मिल गया, लेमडा और एनर्जी के बीच तुमको यहाँ से रिलेशन मिला, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब तुम एक बात बताओ कि लेमडा और एनर्जी के बीच तुमको क्या मिल गया, लेमडा और एनर्जी के बीच अगर तुमको रिलेशन मिल गया तो क्या तुम इसके बीच का ग्राफ प्लॉट कर पाओगे, ग्राफ प्लॉट कर पाओगे। तो उससे पहले बताओ लेमडा और ई किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, लेमडा इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट ई, ठीक है। तो इस तरीके से लेमडा और ई एक दूसरे से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग थोड़ा ग्राफ बना लेते हैं। तो इसका ग्राफ अगर तुम बनाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास लेमडा और ये हो जाएगा ई, ठीक है। तो लेमडा और ई में तुम ग्राफ बनाओगे तो ये क्या, अभी जो मैं एक कुछ सवाल पहले ग्राफ बनवाया था तुम लोगों से, ये लेमडा और वी का, और लेमडा और वी किस तरीके से 1 बाई रूट वी से तुम्हारी वेरी कर रहे थे, तो इसीलिए ये भी तुम्हारा किस तरीके से वेरी करेगा, सेम उसी तरीके का ग्राफ तुम्हारा इसका आएगा। तो यहां से समझो, अब यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। अब इसका लॉजिक समझो कि जैसे ही एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स का क्या बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा। यहाँ से एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ घटेगी, मोमेंटम बढ़ता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा कम होता है। और रिलेशन क्या है, यहाँ इनवर्स स्क्वायर रूट का है, लीनियर नहीं है, तो इसलिए हमारा ग्राफ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो लो एनर्जी पर कर्व जो होता है वो स्टीप होता है, और जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती है कर्व धीरे धीरे फ्लैट होता जाता है और स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, आई होप वीडियो सबको पसंद आई होगी। तो हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए टिल देन बाय, कीप लर्निंग।